हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 27 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम जितनी भी 27 अक्टूबर से संबंधित करंट अफेयर्स बनेंगी वो सारी की सारी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं लगातार कुछ दिनों से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं और जितनी भी करंट अफेयर्स हर दिन की बनती है वो सारी की सारी करंट अफेयर्स आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। तो हम करंट अफेयर ही नहीं बल्कि करंट अफेयर से संबंधित कुछ जीएस भी पढ़ते हैं। तो चलिए हम इस क्रम को शुरू करते हैं। आज की 27 अक्टूबर की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को, यानी कि आज ही के दिन 27 अक्टूबर को ही विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी कि इस दिवस की घोषणा या श्रव्य दृश्य विरासत दिवस की घोषणा कब करी गई थी, तो इसकी घोषणा करी गई थी 2005 में। और अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इसकी घोषणा 2005 में किसके द्वारा की गई थी, तो यूनेस्को के द्वारा, UNESCO, यूनेस्को के द्वारा विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस की घोषणा करी गई थी 2005 में। तो ये जानकारी यहां से थी। लेकिन एक बात देखिएगा, इसकी घोषणा किसने करी है? इसकी घोषणा करी है यूनेस्को। यूनेस्को नाम याद आते ही आपको एक बात समझनी है कि यहां यूनेस्को की फुल फॉर्म जरूर पढ़िएगा। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनेस्को की फुल फॉर्म है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर पूछा जाए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। तो ये जानकारी यहां से थी। लेकिन अगर यूनेस्को की आपसे स्थापना पूछी जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में, 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। तो ये सारी जानकारी हमने इस पहले प्रश्न से पढ़ी है। आज का दिन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दिवस के प्रश्न जो है वो हर एग्जाम में एक प्रश्न लगभग पूछा जाता है। तो हर दिन जब भी कोई नया दिवस होता है तो मैं आपको बताता हूं। अगर नहीं भी बताता हूं तो मैं अगले दिन उसके बारे में जानकारी आपको दे देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आयोजन किया गया। देखिए ग्रैंड प्रिक्स ये जो है ये F1 फॉर्मूला 1 जो रेसेस होती है उनके लिए किया जाता है ये ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन। अब बात करते हैं पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो अगर हम इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन, क्योंकि पुर्तगाली नाम से ही है तो इसका ये तो कंफर्म हुए हम कि पुर्तगाल में हुआ है इसका आयोजन। अब पुर्तगाल में कहाँ पर हुआ, तो पुर्तगाल के अलगारवे इंटरनेशनल सर्किट में इसका आयोजन किया गया था। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आयोजन पुर्तगाल के अलगारवे इंटरनेशनल सर्किट में किया गया। उसके बाद बात करते हैं कि इस रेस के विजेता कौन बने। इस रेस के विजेता कौन गए, बहुत बार पढ़ा चुका हूं मैं आपको कि इसके विजेता बने हैं लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो है वो कौन से देश के हैं? वे है ग्रेट ब्रिटेन के। ग्रेट ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन जो हैं वे पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता बने हैं। और जब भी किसी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता का नाम याद आता है तो मैं आपको बताता हूं कि आपने उसकी कंपनी का जरूर नाम याद रखना है। तो लुइस हैमिल्टन जो है वे मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। यहां से एक प्रश्न मिला। लेकिन जो इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो अगली लाइन में लिखा है कि इस सीजन में यह उनकी 8वीं जीत है। इस सीजन का अर्थ है कि वर्ष 2020 में ये लुइस हैमिल्टन की 8वीं जीत है। और अगर उनके करियर की बात करी जाए तो उनके करियर की यह 92वीं, 92 उनके करियर की 92वीं और इस सीजन की 8वीं जीत है।
लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो अगली लाइन में आएगा कि जब उन्होंने एक सप्ताह पहले एक और पदक जीता था, तो मैंने आपसे बताया था कि उन्होंने अपने करियर में 91 जीत हासिल की है, और 91 जीत हासिल करने के बाद उन्होंने किनकी बराबरी कर ली है, तो उन्होंने माइकल शूमाकर की बराबरी करी थी। लेकिन उन्होंने 92 जीत करने के साथ ही F1 करियर की 92वीं जीत हासिल करते ही उन्होंने F1 का सबसे ज्यादा विजेता का पदक भी हासिल कर लिया है। उन्होंने 92वीं जीत हासिल कर ली है। अब पुर्तगाली F1 रेस में दूसरे स्थान पर कौन रहे? वो रहे हैं वोल्टेरी बोटास, और वोल्टेरी बोटास जो है फिनलैंड के हैं, कंपनी सेम मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं। तीसरे स्थान पर रहे हैं मैक्स वर्स्टेपन, और मैक्स वर्स्टेपन जो है ये नीदरलैंड्स के हैं और रेड बुल कंपनी के ड्राइवर हैं। तो ये पूरी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ी है, क्योंकि आप लोग जब भी कोई F1 रेस के बारे में पूछा जाता है तो ये लगभग ये तय है कि लुइस हैमिल्टन ही है वो जीतते हैं उस रेस को। उनके कैरियर में उन्होंने 92 जीत हासिल कर ली है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क, भारत देश का पहला सैंड ड्यून पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर विकसित किया गया है। तो ये कहां पर विकसित किया गया है? तो भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क जो है वो गोवा में विकसित करने का घोषणा करी गई। अभी विकसित हुआ नहीं है, बल्कि इसको विकसित या इसको निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करी गई है। और इसके लिए सैंड ड्यून पार्क के लिए जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, इसने भी गोवा सरकार को 3 करोड़ की राशि जो है वो मंजूर की है, वो वित्तीय सहायता प्रदान की है। उसके बाद इसका जो विस्तार है, इसका जो प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव किसने रखा? तो ये प्रस्ताव रखा गोवा राज्य जैव विविधता बोर्ड ने। गोवा राज्य जैव विविधता बोर्ड ने इसका प्रस्ताव रखा। और अगर बात की जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सैंड ड्यून्स इकोसिस्टम के महत्व पर स्थानीय लोग जो हैं उनको और जो पर्यटक हैं उन सभी को शिक्षा प्रदान करना, उन सभी को जानकारी प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहां से ये जानकारियां मिली। अब है अगला प्रश्न कि फरवरी 2021 तक पाकिस्तान को ग्लोबल वॉच डॉग की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की घोषणा करेगी। ये ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। अब पहले बात करते हैं कि किसके द्वारा। तो ये वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पहरेदार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात FATF द्वारा, FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF के द्वारा ये घोषणा करी गई है। और FATF का मुख्य जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए धन शोधन और आतंक वित्त पोषण और अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करना ही FATF अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद बात करते हैं कि जो FATF है, इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में इसमें 39 यानी कि 39 सदस्य है। और FATF का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1989 में, जुलाई 1989 में इसकी स्थापना करी गई थी। और मुख्यालय जैसा कि लिखा है पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। तो ये सारी जानकारी हमने इस प्रश्न से मिली है। उसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया MAI, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। तो अब MAI अर्थात मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं कमल ज्ञानचंदानी। कमल ज्ञानचंदानी की अगर हम बात करें तो वे अब MAI के नए अध्यक्ष बने हैं। लेकिन कमल ज्ञानचंदानी जो है वे वर्तमान में किस पद पर है? इसके अलावा भी तो वे PVR पिक्चर्स के CEO हैं। PVR या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि PVR पिक्चर्स के CEO कमल ज्ञानचंदानी जो है वे MAI अर्थात मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब MAI जो है वो सिनेमा संचालकों का एक ग्रुप है, एक समूह है जो राष्ट्रव्यापी निकाय और उद्योग भागीदारों के साथ में काम करता है तथा उन्हें नए नए अवसरों के प्राप्त करने के लिए उन्हें मौका देता है, नए नए अवसरों को उजागर करता है।
अब बात करते हैं पीवीआर पिक्चर्स। पीवीआर पिक्चर्स के सीईओ तो है कमल ज्ञानचंदानी। तो पीवीआर पिक्चर्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर, इसके हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। और मैं आपको एक प्रश्न और बता देता हूं कि गुरुग्राम जो है वो गुड़गांव का ही नाम बदल दिया गया है। अभी आपको पता है कि जब से बीजेपी सरकार आई है बहुत से नाम परिवर्तन किए गए हैं, ऐसे बहुत से उत्तर प्रदेश में नाम परिवर्तित किए गए, इसके अलावा भी पूरे हिंदुस्तान में बहुत से नाम परिवर्तित किए गए हैं। उसी में एक नाम गुरुग्राम का बदल करके, गुड़गांव का नाम बदल करके गुरुग्राम कर दिया गया था। उसके बाद है अगला प्रश्न, टेबल टेनिस के लिए राष्ट्रीय कोचिंग शिविर को मंजूरी दी गई है। अब देखिए, टेबल टेनिस प्रतियोगिताएं होती है, टेबल टेनिस में लोगों का रुझान होता है, खिलाड़ी खेलते हैं, उसके लिए एक राष्ट्रीय कोचिंग शिविर को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय कोचिंग शिविर का अर्थ यह है कि राष्ट्रीय स्तर के उसमें खिलाड़ी आएंगे, अपने प्रतिस्पर्धाओं के लिए खेलेंगे, अपनी नई नई प्रतियोगिताओं के लिए खेलेंगे, नए नए एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। तो ये नए शिविर को मंजूरी दी गई है। अगर बात करें किसके द्वारा नया शिविर को मंजूरी दी गई है, तो ये नए शिविर को मंजूरी दी गई है SAI के द्वारा। SAI अर्थात भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण, SAI अर्थात स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये घोषणा करी गई है। ये जो शिविर रहेगा ये 28 अक्टूबर से शुरू होगा, यानी कि कल से ही शुरू होगा और आने वाले 8 दिसंबर तक ये चलेगा। 28 अक्टूबर से लेकर के 8 दिसंबर 2020 तक ये आयोजन किया जाएगा। SAI की फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, 1982 में इसकी स्थापना करी गई थी। और इसका मुख्यालय की अगर बात करी जाए तो इसका मुख्यालय है जवाहरलाल नेहरू